केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। देखो केवीएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बेसिकली ये सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करती है और उसी के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करूं, अगर आप थोड़ा सा इसके स्कूल्स के रिगार्डिंग जानो तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जितने भी स्कूल्स होते हैं ना, उन्हें हम केंद्रीय विद्यालय के नाम से जानते हैं। और अप्रैल 2023 तक का अगर मैं आपको डेटा दूं तो टोटल 1253 स्कूल्स अभी तक इंडिया में हैं। और इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी केवीज़ है, यानी केंद्रीय विद्यालय है, जैसे कि काठमांडू में, मॉस्को में या फिर तेहरान में। और वर्ल्ड का ना वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल है, मतलब स्कूल्स की जो चेन्स है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ में हो, वहाँ तक केवीज़ पहुँच चुका है बेसिकली। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब देखो केंद्रीय विद्यालय की जब भी रिक्रूटमेंट रिलीज़ होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि केंद्रीय विद्यालय को अगर पढ़ाने के लिए टीचिंग पोस्ट की भी ज़रूरत होगी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर्स की भी ज़रूरत होगी, और किसी एक स्कूल को रन करने के लिए ना एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे लोग चाहिए होते जो कि पढ़ाने में अपना योगदान न दे के बल्कि केवी को, एक स्कूल को चलाने में, रन करने में, चाहे वो डिसिप्लिन मेंटेन करना हो, स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाना हो, या फिर स्कूल्स में कितने बेंच और डेस्क चाहिए, इसके लिए भी मैनेजमेंट बॉडी बनती है। अगर केंद्रीय विद्यालय के कहीं पे कोई हॉस्टल होंगे तो उस पर्टिकुलर हॉस्टल में क्या वार्डन की ज़रूरत है। ऑल दो केवीज़ जो होते हैं ना, उनके कोई ऐसे हॉस्टल होते नहीं है, लेकिन मैं एकदम एक एक्सेप्शनल केस आपको बता रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय में जितनी भी नोटिस सर्कुलेट होगी वहाँ पे टाइपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। केंद्रीय विद्यालय में अगर किसी को प्रिंसिपल से डायरेक्टली बात करना है तो प्रिंसिपल की बात टीचर्स तक कौन पहुँचाएगा? प्रिंसिपल तो घूम घूम के बातों को नहीं पहुंचाएगा, तो उनके असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे नॉन टीचिंग पोस्ट भी होते हैं जिनका योगदान स्कूल को पर्टिकुलरली रन करने में होता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, दोनों की कंपैरिजन आप कर रहे हो, सैलरी वगैरह में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, कोई सैलरी में कुछ खासा डिफरेंस नहीं रहता है। आप अगर देखोगे तो जितनी इंपॉर्टेंस टीचिंग पोस्ट को दी जाती है ना, उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस नॉन टीचिंग पोस्ट को भी दी जाती है। बल्कि एक ही सर्कुलर में यहाँ पे देखो कि कहीं पे भी ना ये बातचीत नहीं लिखी है कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग से सर्कुलर आया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवी एक नोटिस निकालता है जहाँ पे आपको टीचिंग पोस्ट से लेके नॉन टीचिंग पोस्ट तक की जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अब देखो जैसे नॉन टीचिंग पोस्ट को थोड़ा सा अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हो गया, हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है। तो आप देख रहे हो कि किस हिसाब से, इवन अगर आप एक तरीके से देखो ना कि जो टीचिंग पोस्ट होती है ना वो पीजीटी, टीजीटी, वाइस प्रिंसिपल यहाँ तक आके रुक जाती है। लेकिन नॉन टीचिंग पोस्ट ना कभी ऐसा, उनके ना कुछ ऐसे लिमिटेड सीट्स नहीं होते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, अगर आपने BLIS का कोर्स कर रखा है तो हो सकता है आप लाइब्रेरियन भी बन सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो फाइनेंस ऑफिसर भी बन सकते हो। अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो आप असिस्टेंट इंजीनियर भी बन सकते हो। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। एक बार आप KVS की, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेबसाइट टूर है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस हिसाब से उसका वेबसाइट बना हुआ है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लोगो हैं, कौन कौन सा सेक्शन है। लेट्स हैव अ वेबसाइट टूर ऑफ KVS। अब देखो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है kvsangathan.nic.in। जैसे ही आप फर्स्ट पेज पे आओगे ना, यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स की जितनी भी अचीवमेंट है उनकी फोटोज़ वगैरह स्क्रॉल हो रही है। क्लास 10 12th का रिजल्ट यहाँ पे फ्लेक्स हो रहा है। फिर यहाँ पे बताया गया कि टोटल कितने केवीज़ है, तो अब हो गए 1256। कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 13 लाख स्टूडेंट्स अभी पढ़े। कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 56,000। कितने रीजन्स में है, 25 रीजन्स में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेयरमैन कौन है KVS का, तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है, श्री धर्मेंद्र प्रधान सर है। इसके बाद यहाँ पे KVS की जो कमिश्नर हैं उनका आप मैसेज यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मिशन आप पढ़ सकते हो, विजन पढ़ सकते हो। फिर जितने भी रेगुलर अपडेट्स आते हैं ना, वो जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहीं पे आपको सारी बातचीत मिल जाएगी। किस हिसाब से टेंडर्स, इवेंट्स, ये सारी बातचीत भी आपको यहीं पे दिखेगी। नो योर स्कूल एक्टिविटीज़ क्या क्या है, डिजिटल रिसोर्सेज वगैरह, न्यूज़, स्टोरी,
सारी चीज़ें आपको एक ही वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप में बातें मिल जाएगी अबाउट केवीएस के रिगार्डिंग आपको जानना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एकेडमिक्स आप देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हो, फाइनेंस है, किस हिसाब से काम होता है, ट्रेनिंग वगैरह। फिर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या बातचीत और है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉयमेंट यानी अगर आपको नौकरी करनी है तो नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम, सिलेबस, एडमिट कार्ड्स। फिर यहाँ पे आप सर्कुलर देख सकते हो, पब्लिकेशन क्या क्या है, आरटीआई आप देख सकते हो। ये सारी बातचीत यहाँ पे दी गई है, ठीक है, यहाँ तक चर्चा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेबसाइट टूर ऑफ केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई अगर डाउट है ना टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, या टीचिंग फील्ड में किसी भी तरीके का कोई डाउट है, इवन नॉन टीचिंग फील्ड में भी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड ऑल, तो अभिलाष सर खुद बहुत से वेबिनार मीट्स करते हैं, सेमिनार मीट्स करते हैं, जहाँ पे अभिलाष सर खुद इन सारी चर्चाओं पे डिस्कशन करते हैं कि हाँ कैसे केवीएस में आप नौकरी ले सकते हो, कैसे आप एनवीएस में नौकरी ले सकते हो। अगर आप कहीं पे टीचिंग जॉब की जो डायनामिक्स है उस पर सर खुद चर्चा करते हैं, जिसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in, या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डेली बाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दी नॉन टीचिंग पोस्ट। देखो नॉन टीचिंग पोस्ट में जो 3 मेजर पोस्ट है ना, वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की और हिंदी ट्रांसलेटर की। अब एक एक करके ना मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करती हूँ। सबसे पहले हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पे चर्चा करते हैं। देखो इसकी एसेंशियल्स क्या क्या डिमांड की गई। सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के नॉलेज होने चाहिए। क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड की गई है? नहीं। अगर आप सैलरी देखोगे तो देख रहे हो आप ऑलमोस्ट शुरुआत ही होगी आपकी 20-25 हज़ार रुपये से, और ये लास्ट कर सकती है ऑलमोस्ट 63-64,000 तक, ठीक है। अगर आप अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि भाई इसकी रिक्रूटमेंट कैसी होती है, तो इसकी रिक्रूटमेंट बाकायदा इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश और हिंदी की। फिर जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर लिटरेसी की आपकी टेस्ट होगी, और उसके बाद फिर फाइनली आपका स्किल टेस्ट भी होगा स्टूडेंट्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, यहाँ तक चर्चा। अगर मैं स्टेनोग्राफर की बात करूँ तो देखो स्टेनोग्राफर एक ऐसा पोस्ट होता है ना जहाँ पे बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में लिखा जाता है। अगर प्रिंसिपल ने कोई मीटिंग करी और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बना रहे, तो ऐसा थोड़ी एक डायलॉग लिखा जाएगा, क्या इनपुट उन्होंने दिया, क्या आउटपुट टीचर्स की तरफ से आया जिनके साथ वो मीटिंग करे। तो बेसिकली जितनी भी बड़े बात होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे डायलॉग्स एक्सचेंज किए जाते हैं, बड़ी बड़ी इनपुट्स दी जाती, उन बातों को छोटे शब्दों में जो लिखने का काम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्टेनोग्राफर का काम होता है। तो इसके लिए ना आपको बकायदा प्रैक्टिस करना होता है, या बकायदा आपके पास ये स्किल होनी चाहिए स्टेनोग्राफर की। जैसे यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाइज बात करूँ तो जस्ट आप 12th पास रहोगे किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो वो आपका काफ़ी है। लेकिन स्किल टेस्ट देखो क्या नॉर्म्स इन्होंने बताया है। डिक्टेशन की 10 मिनट @80 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे 50 मिनट्स इंग्लिश के, 65 मिनट्स हिंदी के। किस में? कंप्यूटर में, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि इतना पर्याप्त है तो नहीं, यहाँ पे बकायदा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि पहले लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होगा, फिर आपका जनरल अवेयरनेस का, फिर कंप्यूटर लिटरेसी का, और उसके बाद फाइनली आपका स्किल टेस्ट भी होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक चर्चा। अब थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेटर का बात समझो। देखो केवीज जो है ना वो इंडिया के कुछ ऐसे ऐसे रीजन्स में भी है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे बातचीत की जो माध्यम है ना वो सिर्फ इंग्लिश नहीं हो सकती है, वहाँ पे हिंदी में भी आपको चर्चा करना होगा। तो हिंदी ट्रांसलेटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जहाँ पे शुरुआत ही होगी 42,000 से, और ये लास्ट कर सकती है ऑलमोस्ट 1 लाख पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं चर्चा करूँ इसके क्वालिफिकेशन वगैरह पे, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी विथ इंग्लिश की, ठीक है। बाकी और भी आपके पास ऑप्शन दिखते हैं कि हाँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट हो सकते हो। एक बारी मैं आपसे बोलूँगी कि आप खुद भी पढ़ो, और अगर आप सोचोगे कि सिर्फ मेरा क्वालिफिकेशन पर्याप्त है तो ऐसा नहीं है। आपको बाकायदा केवीज
KVS जितने भी होते हैं ना वो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो जितने भी उनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होते हैं ना वो खुद ही उस पर ध्यान देते हैं, कोई भी एक्सटर्नल बॉडी उस पर हस्तक्षेप नहीं करती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा, उसके बाद लास्ट में आपका स्किल टेस्ट भी होगा जिसे ट्रांसलेशन स्किल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ना मैंने आपको कुछ चर्चाएं दी हैं, कुछ ब्रीफिंग दी है रिगार्डिंग नॉन टीचिंग पोस्ट। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।